नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया। ये मामला है बिहार के औरंगाबाद जिले का, जहां साल 2025 की गर्मियों में 27 वर्षीय संजना की शादी बड़े धूमधाम से प्रियांशु नाम के युवक से होती है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंद दिनों बाद ये खुशियां मातम में बदल जाएंगी। घटना की शुरुआत होती है 10 मई 2025 को बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा प्रखंड के एक छोटे से गांव घोरानंद में। गांव में एक घर में शहनाइयां गूंज रही थी। संजना, जो आज शादी के लाल जोड़े में सजी दुल्हन बनी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार कुछ देर बाद फोन लगता है और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो उसकी दुनिया को पल भर में तोड़ देती है। सामने से जवाब आता है, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैं नहीं आऊँगा बस। इतना सुनना था कि संजना की आंखों की चमक बुझ सी गई। उसकी किस्मत ने शायद उसी पल करवट ले ली थी। दरअसल जिस शख्स से संजना फ़ोन पर बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका 60 वर्षीय सगा फूफा जीवन सिंह था। उम्र में तिगुना बड़ा वो आदमी जिससे संजना का एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। उस वक्त संजना की उम्र महज 27 साल थी। हालांकि संजना खुद इस रिश्ते से टूट चुकी थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत और समाज की नज़रों से बचने के लिए उसने इस शादी के लिए हामी भर दी थी। और फिर पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी प्रियांशु नाम के एक अच्छे और सुलझे युवक से करवा दी गई। शादी के अगले ही दिन 11 मई की सुबह विदाई का वक्त आ गया था। संजना की आंखें नम थी, पर दिल में एक उम्मीद भी थी। प्रियांशु के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वह प्रियांशु के घर उसके गांव नवीनगर की ओर रवाना हो गई। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, वहां उसका स्वागत पूरे रीति रिवाज और परंपराओं के साथ किया गया। प्रियांशु की मां ने बड़े प्यार से आरती उतारी। दहलीज पर कदम रखने से पहले उसका चेहरा देखकर आशीर्वाद दिया, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को अपनाती है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। किसी को क्या खबर थी कि ये खुशियां चंद दिनों की मेहमान है। शादी के बाद के कुछ दिन यूं ही मेहमानों की चहल पहल में बीत गए। हर तरफ रौनक थी, हंसी ठिठोली थी, लेकिन संजना के भीतर एक बेचैनी लगातार पल रही थी। वो उस इंसान से बात नहीं कर पा रही थी जिससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन जुड़ी हुई थी, और वह था जीवन सिंह। क्योंकि घर में हर समय मेहमानों की भीड़ थी और नई बहू के तौर पर हर किसी की नज़रें उस पर थी। ऐसे में उसे अकेले में बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे समय बीता। कुछ ही दिनों में घर की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी। मेहमान एक एक कर अपने घर को लौटने लगे, और फिर इसी बीच संजना को वो मौका मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और जीवन सिंह को कॉल किया। इस बार दोनों ने खुलकर बात की। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, कम से कम ऊपर से देखने पर तो यही लग रहा था। लेकिन इस शांति के बीच कुछ उथल पुथल जरूर थी। 23 जून 2025 की सुबह प्रियांशु ने संजना को बताया कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, और बोला, ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन में लौट आऊँगा। लेकिन उसी रात संजना का लहजा कुछ अलग था। उसने बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए अपने मीठे शब्दों से प्रियांशु को बांध लिया। वो उससे बातें करती रही, पूछती रही, कब निकलोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। और प्रियांशु, जो अपनी पत्नी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, सब कुछ बेझिझक बता बैठा। और फिर आया 24 जून 2025 का वो दिन। सुबह से ही संजना बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, मानो किसी खास फोन का बेसब्री से इंतजार हो। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती थी। दरअसल प्रियांशु बनारस से अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव बड़वान औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता था। यह एक साधारण सा गांव था जहां आज भी रेल का हॉर्न सुनाई नहीं देता। वहां के लोग ट्रेन पकड़ने के लिए करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित नबीनगर रेलवे स्टेशन तक जाते हैं। लेकिन संजना की बेचैनी सिर्फ पति के लौटने की नहीं थी। उसके चेहरे की बेचैन मुस्कान, आंखों की हल्की चमक और फोन पर उठते हर कॉल का इंतजार, यह सब किसी और ही कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। 24 जून की शाम
घड़ी ने जैसे ही 7 बजाए, बनारस से लौटता हुआ प्रियांशु नवीनगर रेलवे स्टेशन पर उतर चुका था। स्टेशन पर पहले से ही उसका चचेरा भाई और एक युवक उसे लेने के लिए मौजूद थे और तीनों मिलकर घर की ओर रवाना हो गए। इधर गांव में घर के लोग और खुद संजना भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। रात गहराने लगी थी। घर में अब सब प्रियांशु की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। फिर करीब आधी रात को गांव में वही दो युवक जो प्रियांशु को स्टेशन से लेने गए थे वापस लौटे। चेहरों पर डर और आंखों में बेचैनी थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने जो बताया उसने पूरे घर को जैसे हिलाकर रख दिया। युवकों ने कांपते हुए कहा, हम दोनों उसे स्टेशन से लेकर निकले ही थे और वो तीनों अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे। तभी नवीनगर थाना क्षेत्र के पास एक गांव के पास कुछ अजीब हुआ। रास्ते में खड़े दो अनजान युवक बाइक से हमारे पीछे आए और इशारे से उनकी बाइक रुकवाई। प्रियांशु उस समय बाइक चला रहा था। गाड़ी चला रहे युवक ने बड़ी सहजता से प्रियांशु से एक गांव का रास्ता पूछा। प्रियांशु ने जैसे ही सामने देखा और उस पते की जानकारी दी, तभी बाइक पर पीछे बैठे दूसरे युवक ने अपने पास से बंदूक निकाली और बिना एक पल गंवाए ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। 7 से 8 राउंड फायरिंग की और उनमें से 4 गोलियां सीधे प्रियांशु के चीरती चली गई और प्रियांशु की मौके पर ही मौत हो गई। हम दोनों किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। जिसके बाद प्रियांशु के बड़े भाई ने इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी और जैसे ही इस सरेआम हत्या की खबर गांव और आसपास फैली, पूरा इलाका हिलसा गया। थोड़ी ही देर में भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री अमरीश राहुल खुद बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रियांशु पर चलाई गई गोलियों में से एक गोली उसके सिर को चीरती हुई आर पार निकल गई थी और उसी ने उसकी मौके पर ही जान ले ली। बाकी गोलियों से उसका शरीर छलनी हो चुका था। घटनास्थल पर ही प्रियांशु की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद प्रियांशु का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद से पूरा गांव सन्न था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। एसडीओपी श्री संजय पांडे की अगुवाई में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया ताकि हत्या की साजिश और उसमें शामिल हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके। जांच का पहला कदम पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं दो युवकों को हिरासत में लिया जो प्रियांशु को लेने के लिए नवीनगर रेलवे स्टेशन तक गए थे। 3 दिन तक उन्हें थाने में बिठाकर लगातार पूछताछ की गई। हर सवाल का जवाब ढूंढा गया, लेकिन गहन पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ ठोस सुराग नहीं लगा और आखिरकार उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। तभी एक नया दरवाजा खुला। घटनास्थल के पास मौजूद कुछ खेतों और ईंट भट्टों के पास रहने वाले कुछ किसानों ने एक ऐसा बयान दिया जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। किसानों के बयानों ने मामले की तस्वीर को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जिस रात प्रियांशु की हत्या हुई उससे पहले 2 अजनबी युवक कई घंटों से आसपास के खेतों और पगडंडियों के चक्कर लगा रहे थे, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हों। ये बात सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई अचानक की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। हत्यारों को न केवल प्रियांशु के आने की जानकारी थी, बल्कि वो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का दायरा बढ़ाया। सिर्फ प्रियांशु ही नहीं, बल्कि उसके करीबी रिश्तेदारों और परिचितों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई। यही नहीं, घटना के समय और उस इलाके में एक्टिव हर मोबाइल नंबर की लोकेशन और एक्टिविटी को खंगाला गया। अब पुलिस के पास कुछ मोबाइल नंबर ऐसे थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे और यहीं से साजिश की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। मोबाइल डाटा खंगालते हुए पुलिस के हाथ 2 ऐसे संदिग्ध मोबाइल नंबर लगे जो घटना के वक्त इलाके में एक्टिव थे। जब इन नंबरों की जांच शुरू हुई तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन दोनों संदिग्ध नंबरों पर बार बार एक ही मोबाइल नंबर से कॉल किया गया था और वो नंबर पटना लोकेशन पर ट्रेस हुआ। पुलिस ने जब उस कॉल करने वाले नंबर की असलियत पता की तो सबके होश उड़ गए। वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि खुद प्रियांशु के फूफा ससुर यानी जीवन सिंह का था। अब पुलिस को यकीन हो गया
कि ये हत्या सिर्फ रंजिश नहीं बल्कि रिश्तों की आड़ में रची गई एक गहरी साजिश थी। जांच की दिशा अब एक बेहद चौंकाने वाले नाम की ओर जा रही थी। नाम था जीवन सिंह। करीब 60 वर्षीय जीवन सिंह इलाके के मशहूर और रसूखदार ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। दर्जनों ट्रकों और बसों के मालिक थे। और सबसे बड़ी बात, वो प्रियांशु के फूफा ससुर थे, यानी परिवार के बेहद करीबी। पुलिस के लिए ये एक ऐसा नाम था जिस पर सीधा शक करना आसान नहीं था। लेकिन कॉल डिटेल्स झूठ नहीं बोलती। वो दोनों संदिग्ध मोबाइल नंबर जिनसे प्रियांशु की हत्या से पहले बार बार बातचीत हुई थी, उन पर कई बार फोन किया गया था, और वो भी जीवन सिंह के नंबर से। अब तक पुलिस को सिर्फ शक था, लेकिन अब पुलिस के पास पहला बड़ा सुराग था, मोबाइल डेटा। पुलिस ने जीवन सिंह के मोबाइल की गहराई से जांच शुरू की, और फिर जो खुलासा हुआ उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। शाम करीब 7 बजे जब प्रियांशु नवीनगर स्टेशन पर उतरा, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी संजना को फोन किया और साफ शब्दों में बताया, मैं नवीनगर स्टेशन पहुंच चुका हूं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उस कॉल के कुछ ही सेकंड बाद संजना ने अपने फूफा जीवन सिंह को फोन किया। पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। जांच जब और आगे बढ़ी तो सच की परतें खुद ब खुद खुलती चली गई। अब पुलिस के पास सिर्फ एक कॉल डिटेल नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। हर बार संजना ने अपने पति प्रियांशु को फोन किया, ठीक उसके तुरंत बाद, उसी पल उसी मिनट वो अपने फूफा जीवन सिंह को फोन करती थी। इतना ही नहीं, जिस दिन प्रियांशु नवीनगर स्टेशन पहुंचा था, उस दिन जीवन सिंह के मोबाइल से एक संदिग्ध नंबर पर कॉल किया गया था। अब तक की जांच में सबसे बड़ा शक मृतक प्रियांशु की पत्नी संजना पर गहराने लगा था। हर कॉल, हर संवाद एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस जानती थी कि बिना ठोस सबूत के हाथ डालना मुश्किल होगा। इसलिए पुलिस ने पहले लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर उन 2 संदिग्ध मोबाइल नंबरों का पीछा करना शुरू किया, जो हत्या की रात और उसके आसपास के दिनों में जीवन सिंह के संपर्क में थे। जांच की इस डिजिटल रेखा ने पुलिस को झारखंड के गढ़वा जिले के कोड़ी थाना क्षेत्र के रामबाण दुर्वासा गांव में पहुंचाया। यहां से पुलिस ने जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा नाम के 2 युवक गिरफ्तार किए, जिनके पास से न सिर्फ हत्या के दिन की लोकेशन मिली, बल्कि उनके मोबाइल से ऐसे कॉल्स और मैसेज भी मिले जिन्होंने केस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब यह साफ हो गया था, इस हत्याकांड की पटकथा सिर्फ एक परिवार के भीतर से नहीं, बल्कि बाहर से बुलाए गए किराए के कातिलों से लिखवाई गई थी। गढ़वा जिले के उस छोटे से गांव में जब पुलिस ने जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा से सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो दोनों ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। कुछ ही घंटों में दोनों टूट गए, और जो सच उन्होंने उगला वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कबूल किया कि प्रियांशु को खत्म करने का प्लान पहले से ही तय था, और इस हत्या के लिए उन्हें बकायदा सुपारी भी दी गई थी। और ये सुपारी किसी और ने नहीं, बल्कि प्रियांशु की ही पत्नी संजना के फूफा जीवन सिंह ने दी थी। इतना ही नहीं, जयशंकर और मुकेश ने आगे बताया कि इस साजिश में खुद संजना भी बराबरी की हिस्सेदार थी। वो कहते हैं, हमें साफ बता दिया गया था कि जिस लड़के को मारना है उसका नाम प्रियांशु है, और उसे रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। हमें रहने की जगह, मोबाइल, खाने का खर्चा, सब कुछ फूफा जी ने दिया था। संजना भी जानती थी कि क्या होने वाला है, और उसने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस के पास हत्या की कहानी, साजिशकर्ता और सुपारी किलर सब कुछ सामने था। जिसके बाद प्रियांशु की पत्नी संजना को गिरफ्तार कर पुलिस ने संजना से सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो शुरू में वो खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और दोनों सुपारी किलर्स के बयानों के साथ उसे घेरा, तो आखिरकार उसने भी सच्चाई उगल दी। पूछताछ के दौरान संजना ने जो कबूलनामा किया, वो न सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि सामाजिक रिश्तों की नींव को भी हिला देने वाला था। संजना ने बताया कि जब वो महज 5 साल की थी, तभी से उसके और उसके फूफा जीवन सिंह के बीच अवैध संबंध थे। इन नाजायज रिश्तों का जाल धीरे धीरे इतना गहरा होता गया कि संजना की शादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और संजना और उसके फूफा जीवन सिंह के बीच का रिश्ता
और भी ज्यादा गहराता चला गया। इस हद तक कि जब संजना की शादी की बात शुरू हुई तो उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। दूसरी ओर जीवन सिंह, जो उम्र में संजना से काफी बड़ा था, उसका इरादा भी कुछ ऐसा ही था। वो किसी भी कीमत पर संजना की शादी नहीं होने देना चाहता था। वो चाहता था कि संजना हमेशा उसी की रहे, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। और प्रियांशु से शादी से पहले संजना की 2 बार और सगाई तय हो चुकी थी, लेकिन दोनों बार कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता टूट गया। दरअसल दोनों रिश्ते संजना के फूफा जीवन सिंह ने खुद तोड़वाए थे। जीवन सिंह, वो सिर्फ संजना के फूफा ही नहीं थे, बल्कि जब संजना सिर्फ 5 साल की थी तब उन्होंने संजना को गोद लिया था। वो संजना के लिए बाप समान थे और उनके लिए संजना एक मासूम बच्ची, कम से कम यही दुनिया को दिखाया गया था। इसलिए संजना की बुआ यानी जीवन सिंह की पत्नी कभी ज्यादा शक नहीं कर सकी। लेकिन वक्त बदला। संजना अब बच्ची नहीं रही थी, वो अब जवान हो चुकी थी और तभी से जीवन सिंह का व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वो दिन रात संजना का ख्याल रखते, महंगे कपड़े, गहने, उपहार, जो कुछ भी संजना कहती उससे पहले ही हाजिर कर देते। शुरू में यह सब पिता के प्यार जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे संजना की बुआ को एहसास हुआ कि यह लाड़ प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है। फिर एक दिन संजना की बुआ ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन रात खत्म होने से पहले ही यह बात संजना के पिता तक पहुंच चुकी थी। अगले ही दिन संजना के पिता उसे अपने साथ अपने घर ले गए। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, जिसके बाद संजना की शादी तय कर दी गई और संजना अंदर से टूट चुकी थी। संजना ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए संजना ने अपने फूफा को साथ भागने तक का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने संजना को रोकते हुए कहा, अभी हालत बहुत नाजुक है, चुपचाप शादी कर लो, बाद में सब देखेंगे। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन संजना के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। बेमन से अपने ससुराल में कदम रखने वाली संजना के दिल में सिर्फ खालीपन था। शादी के बाद उसके अपने मायके वालों ने संजना से उसका मोबाइल तक छीन लिया था, शायद इसलिए कि वह जीवन सिंह से कोई संपर्क न रख सके। लेकिन जब संजना की सगाई तय हुई तो उसे दोबारा मोबाइल दे दिया गया ताकि वो अपने होने वाले पति से बात कर सके। मगर संजना ने इस मौके का इस्तेमाल कुछ और ही तरीके से किया। वो मोबाइल अब सिर्फ प्रियांशु से बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि उस फोन के जरिए वो किसी और से जुड़ गई थी, और वो था जीवन सिंह, संजना का फूफा। जीवन सिंह सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो संजना पर हद से ज्यादा हक जताता था। वो संजना को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि प्रियांशु के साथ भी नहीं। इसी सनक में जीवन सिंह ने एक भयानक साजिश रच डाली, एक ऐसी योजना जिसमें वो प्रियांशु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने वाला था। और हैरानी की बात यह थी कि इस घातक योजना में संजना ने भी चुपचाप हामी भर दी। दिन बीतते जा रहे थे और साजिश धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। एक शाम जब बातचीत के दौरान संजना ने जीवन सिंह से पूछा, तुम आखिर करने क्या वाले हो और कैसे करोगे, तो जीवन सिंह ने बिना किसी झिझक के अपना पूरा प्लान खोलकर रख दिया। उसने बताया कि झारखंड के गढ़वा जिले से उसने 2 शूटरों से संपर्क किया है। जीवन ने कहा, कुछ रकम अभी उन्हें एडवांस देनी होगी और बाकी का पैसा काम पूरा होने के बाद। फिर जीवन सिंह ने संजना से कहा, तुम बस एक छोटा सा काम करो, प्रियांशु की एक साफ फोटो मुझे भेज दो ताकि मैं उसे दोनों शूटरों तक पहुंचा सकूं। उन्हें पता होना चाहिए कि निशाना कौन है। संजना ने बिना किसी हिचक के प्रियांशु की फोटो निकालकर अपने फूफा जीवन सिंह को भेज दी। इसके बाद संजना ने फिर पूछा, अब कब और कैसे। जीवन सिंह ने जवाब दिया, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ सही वक्त पर होगा, अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं। कुछ दिन बीते और फिर एक दिन जीवन सिंह का फोन आया। उसने संजना से कहा, मैंने प्रियांशु की तस्वीर दोनों शूटरों को भेज दी है, अब जब वो कहेंगे कि सब तैयार है तो उसी दिन तुम एक काम करना, किसी बहाने से अपने पति को घर से बाहर भेज देना, बस उस वक्त मुझे उसकी लोकेशन बता देना, बाहर ही दोनों शूटर उसका काम तमाम कर देंगे। साजिश अब आखिरी चरण में थी। जीवन सिंह ने एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखा था।
उसने संजना को फोन पर बताया कि शूटरों ने तुम्हारे घर की पूरी रेकी कर ली है। हर रास्ता, हर मोड़ देख लिया है। कौन सी गली से प्रियांशु आता है और कहाँ कहाँ से वो बाहर निकलता है, सब कुछ उनकी नज़रों में है। अब बस इंतजार है शूटरों के इशारे का। जिस दिन वो कहेंगे कि सब तैयार है, उसी दिन तुम उसे किसी बहाने से घर से बाहर भेज देना। 21 जून 2025, वो तारीख जो प्रियांशु की जिंदगी की आखिरी शाम बन सकती थी। दोनों शूटरों ने जीवन सिंह को मैसेज किया, अब वक्त आ गया है, टारगेट को खत्म करने का सही मौका है। जीवन सिंह ने बिना देर किए ये जानकारी संजना को दे दी और संजना ने जवाब दिया, मैं कल शाम किसी सामान का बहाना बनाकर प्रियांशु को बाजार भेज दूंगी। उसके बाद जो करना है वो तुम्हारा काम है। 22 जून की शाम वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार जीवन सिंह और दोनों शूटर कई दिनों से कर रहे थे। संजना ने प्रियांशु से कहा, मेरा भाई आने वाला है, जरा बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आइए। प्रियांशु, जो कुछ भी नहीं जानता था, साधारण सी बात समझकर घर से निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि आज उसकी जान के पीछे उसके अपने ही लगे हुए हैं। जब वो बाजार पहुंचा तो वहां पहले से ही दोनों शूटर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी, इतनी कि कोई हरकत करना नामुमकिन था। दोनों शूटर मौके का इंतजार करते रह गए, पर वक्त उनके हाथ से फिसल गया और यहीं प्रियांशु की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। वो सही सलामत घर लौट आया, बिना इस बात की भनक लगे कि उसकी जान पर कोई साया मंडरा रहा था। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अगले ही दिन यानी 23 जून को प्रियांशु ने संजना से कहा, मुझे एक जरूरी काम से बनारस जाना है, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। और संजना ने यह बात तुरंत जीवन सिंह तक पहुंचा दी। जीवन ने बिना समय गंवाए यह जानकारी शूटर को दे दी। अब उनके पास एक और मौका था और 24 जून की शाम के ठीक 7 बजे जब प्रियांशु अपनी बाइक से घर लौट रहा था तो एक गांव के पास 2 युवकों ने बाइक से उनका पीछा किया। उन्हें वही फोटो भेजी गई थी और वही लोकेशन बताई गई थी। जैसे ही उन्होंने मौका देखा, रास्ता रोककर बिना कोई सवाल किए प्रियांशु पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 4 गोलियां उसके जिस्म को चीरती चली गई और कुछ ही पलों में एक मासूम जिंदगी सड़क पर तड़पती हुई दम तोड़ गई। वारदात के बाद इलाका दहल उठा। पुलिस ने जांच शुरू की और जैसे ही कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, साजिश की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। 1 जुलाई को पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सबसे चौंकाने वाला कदम उठाया। प्रियांशु की पत्नी संजना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप था कि उसने अपने पति की हत्या में न सिर्फ सहमति दी, बल्कि अपने ही फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर उसकी मौत की पूरी पटकथा लिखी। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी, जहां प्यार धोखा बन गया और शादी मौत की साजिश में बदल गई। पुलिस जब तहकीकात के आखिरी पायदान पर पहुंची तो उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे छिपा एक ऐसा रिश्ता मिला जिस पर शायद ही किसी ने कभी शक किया हो। संजना और जीवन सिंह के बीच उम्र का लंबा फासला था और समाज की नज़रों में उनका रिश्ता पवित्र माना जाता था, क्योंकि जीवन सिंह ने उसे एक बेटी की तरह पाला था। यहाँ तक कि खुद जीवन सिंह की पत्नी को भी इस रिश्ते पर कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। जब संजना का रिश्ता 2 बार अचानक टूट गया तो हर बार वो जैसे जश्न मनाती थी, जिसे देखकर उसकी बुआ को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धीरे धीरे उन्होंने संजना के हाव भाव, उसकी आंखों की चाल और जीवन सिंह के साथ उसके व्यवहार को गौर से देखना शुरू किया। वो शक अब यकीन में बदलने लगा था और फिर 14 फरवरी की रात, वैलेंटाइन डे पर वो घड़ी आ गई जब उन्होंने दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी और भी दर्दनाक होती चली गई। प्रियांशु से शादी से पहले भी संजना का रिश्ता 2 बार तय हो चुका था, लेकिन दोनों बार फूफा जीवन सिंह ने चालाकी से उन रिश्तों को तोड़वा दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई दिक्कत और रिश्ता टूट जाता। दरअसल सच तो यह था कि संजना खुद भी अब किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। उसके मन में सिर्फ एक नाम था, जीवन सिंह। संजना ने खुद कबूल किया, मेरे और फूफा जीवन सिंह के बीच पहले से ही ये योजना थी कि प्रियांशु की हत्या के बाद
हम दोनों एक मकान लेकर अलग रहेंगे। पुलिस को जांच में पता चला कि जीवन सिंह ने पहले से ही एक घर देख रखा था जो वो संजना के नाम पर खरीदने वाला था, और इस रिश्ते को समाज में वैधता देने के लिए उन्होंने एक और शॉकिंग प्लान बनाया था। प्रियांशु की मौत के बाद संजना एक विधवा बनकर फूफा से शादी करेगी और दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगेंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारी कोशिश है ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।